कुछ महिलाओं की आदत होती है बाल की भी खाल निकालने की। ऐसे ही एक जगह एक शांति के लिए हवन यज्ञ हो रहा था और इसी बीच में कुछ महिलाएं आपस में बैठकर बातचीत कर रही थी। बातचीत का सिर्फ एक ही केंद्र था। इस घर में जिस महिला के पति की मौत हुई थी उस महिला की तरफ देख रहे थे। उसके नैन नक्श, उसके बातचीत करने का तरीका, उसके रोने का तरीका, जो उसका 3 साल का बालक था उसको बार बार किस तरह से वो छुपाती है, किस तरह से शांत करती है। इसी बीच में वो उठकर जाती थी। किसी भी सामान की जरूरत होती थी तो खुद ही सामान लेके आया करती थी। आने के बाद फिर से रोना शुरू कर दिया करती थी। ऐसे ही औरतें जब आपस में बातचीत कर रही थी, बातचीत करने के दौरान उन्हें लग रहा था कि इसका पति भले ही मर गया हो लेकिन अजीब सी ये हरकतें कर रही है। इसी बीच में एक महिला ने उससे पूछा कि बहन, मैं तुझसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार तेरे पति की मौत कैसे हुई, क्या थी वो वजह, क्या हुआ था उस रात। जब ऐसे सवाल करना शुरू कर दिया तो उस महिला ने कुछ जो जवाब दिया था वो जवाब कम दे रही थी और रोने की बात ज़्यादा कर रही थी। यानी कि वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया करती थी। ये बात उस महिला को बड़ा अटपटी लगती है। वो घर से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद जिम्मेदार लोगों के पास जाती है और जाकर कहती है कि मुझे कुछ यहाँ पर डाउट लग रहा है, इसलिए इस महिला से पूछना चाहिए कि क्या बात है, उस रात हुआ क्या था, कैसे उसके पति की मौत हुई थी। आखिरकार जब ये बात पुरुषों तक जाती है तो देखते देखते पूरे गाँव में खबर आग की तरह फैल जाती है। अब इस घर में जो भी रिश्तेदार आ रहे हैं या आसपास के लोग आ रहे हैं या फिर जो भी जानकार आ रहे हैं, उस महिला से सिर्फ उसी तरह से ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं जैसे उस पहली महिला ने ऑब्जर्व करना शुरू किया था। आखिरकार वो महिला फिर से वहीं आती है और आने के बाद पूछती है, बहन मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उस रात का कुछ तो सच बता दो। यदि तुमने मुझे नहीं बताया तो पुलिस आएगी, फिर पुलिस पूछेगी, जब पुलिस पूछेगी तो पुलिस अपने तरीके से पूछेगी। हो सकता है कि पुलिस तुम्हारे साथ मारपीट भी करना शुरू कर दे। जब इस तरह की बात थी, आखिरकार उस महिला ने अब रोते हुए कहानी तो सुनाई थी, लेकिन वो असली कहानी जब सुनाने लगती है तो पूरे गांव को यकीन नहीं हो रहा था और तभी मीडिया वहां पहुंच जाती है और ये कहानी लोगों के सामने आ जाती है। कैसे एक महिला ने अपने पति का कत्ल कर दिया था, जो कि अब तक लोगों को हादसा लग रहा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 10 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के ज़िला आगरा का थाना एकता लगता है और एकता थाना क्षेत्र का गांव लोधई लगता है। यहाँ की रहने वाली एक महिला, जिसका नाम गौरी होता है। गौरी अपने ससुर को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद वो बोल कम रही थी और रो ज़्यादा रही थी। जैसे ही रो रही थी उसके बाद ससुर ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो, क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या नहीं है, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा। हालांकि ये महिला हमेशा सोकर उठती थी सुबह 10 बजे के आसपास, लेकिन आज थोड़ा जल्दी ही उठ गई है, 6:30 बजे के आसपास। सबसे पहले तो ससुर ने यही सवाल पूछा कि बेटा आज तुम बहुत जल्दी जाग गई हो, क्या बात है, क्या नहीं है। फिर वो रोते रोते कहती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही उसने कहा वो इस दुनिया में नहीं रहे, ससुर को ये पहचानने में ज़रा भी देर नहीं लगती। वो तुरंत पहचान लेते हैं कि ये बात किसकी कर रही है। दरअसल ये बात हो रही थी उनके इकलौते बेटे, जिसका नाम लवकेश होता है, उम्र जिसकी 24 साल के आसपास होती है। तुरंत ये पूछते हैं लवकेश को हुआ क्या है। वो कहती है कि लवकेश अब इस दुनिया में रहे नहीं, उन्होंने अपनी जान दे दी। जैसे उस लड़की ने ये बात बोली और लवकेश के पिता सुरेश चंद तोमर ने ये बात सुनी, वो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रोते रोते अपने रिश्तेदार, अपने गांव के लोगों को फ़ोन करके बात करते हैं, कहते हैं कि जल्दी से जल्दी घर जाओ और घर जाने के बाद देखो कि लवकेश को आखिरकार हुआ क्या है। पिताजी वहाँ थोड़ी दूर कुछ किलोमीटर के फासले से थे। तुरंत ही जैसे सूचना मिलती है तुरंत ही वो भी मौके पर पहुँच जाते हैं। मौके पर आने के बाद जो देखते हैं, जो उनका बेटा है जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास है, वो पंखे से साड़ी बांध कर लटका हुआ था। बस पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब गांव के लोग हों या फिर रिश्तेदार हों, जहां जहां तक खबर फैल रही थी वहां तक लोग आना शुरू कर देते हैं। जैसे लोग आ रहे थे, इसी बीच में जो 3 साल का बालक है उसका, लवकेश का, वो भी बहुत ज़्यादा रो रहा था। दरअसल लवकेश की जो शादी होती है वो 2 मई 2021 को राजस्थान प्रदेश के धौलपुर का एक इलाका लगता है सहपऊ, यहाँ के रहने वाली गौरी नाम की एक महिला से शादी होती है और शादी के कुछ दिन के बाद उसको एक बेटा भी पैदा हो जाता है जिसका नाम वंशु तोमर रखा जाता है। दरअसल ये जो लड़का है ये इकलौता भाई है, इसके और कोई भाई नहीं है। हालांकि बहन और हैं। टोटल मिला के परिवार में 5 बच्चे हैं, 5 में से इकलौता ये भाई है, लाडला भाई है। अब ये इस दुनिया में रहा नहीं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार सब कुछ तो ठीक था। बहू से पूछा जाता है कि बहू बताती है कि छोटे मोटे झगड़े किस घर में नहीं होते हैं, बस मुझे नहीं पता था कि उन्हें मेरी कौन सी बात इतनी ख़राब लग गई कि उन्होंने अपनी जान दे दी। जैसे पिता ने ये बात सुनी उसके बाद उसे पंखे से उतारा जाता है। उसके बाद फिर उसका जो भी एक क्रियाक्रम के लिए
अंतिम संस्कार के लिए औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी की जाती हैं, तमाम रिश्तेदार जुटते हैं। उसके बाद उसके शरीर का यानी कि उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लाश का अंतिम संस्कार होता है, घर के परिवार के सभी लोग कहते हैं कि आज रात यहीं रुक जाओ, यानी कि 11 फरवरी 2026 को इसके लिए घर की शांति सुख के लिए हवन और यज्ञ कराया जाएगा, इसलिए आप सब यहीं रुक जाओ। ये बात गांव में भी एक मंदिर के माध्यम से सूचना दे दी जाती है ताकि गांव के लोग भी इस हवन यज्ञ में शामिल हो जाएं। और उसके बाद फिर 11 फरवरी 2026 को ये हवन और यज्ञ हो रहा था घर के अंदर, ताकि घर में सुख और शांति बनी रहे। आखिरकार हवन यज्ञ जब हो रहा था तो तब रिश्तेदार महिलाएं आ रही थी। जो 3 साल का बालक है जिसका नाम वंशु तोमर होता है, वो बेहाल था, वो ज़्यादा रो रहा था अपने पापा को याद कर करके। वो अपनी माँ के पास जाता था तो माँ कई बार उसको झिटक देती थी, यानी कि उसे अपने से दूर जाने के लिए कह दिया करती थी। इसी बीच में अगर किसी भी सामान की ज़रूरत होती थी तो उस महिला का एक दिमाग पर एकदम बात जाती थी। वो उठती थी, उठने के बाद सामान को तुरंत लाके दे दिया करती थी। जैसे सामान लाके दे रही थी तभी कुछ महिलाओं ने कहा कि इसके दिमाग तक, इसके कानों तक ये आवाज़ पहुँच कैसे रही है। जब किसी महिला के पति की मौत हो जाती है या कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे वक्त में तो महिला बिल्कुल बेसुध हो जाती है। रो जरूर रही है लेकिन ये बातें सब सुन रही है। हमने तो ऐसी कोई सी महिला को देखा ही नहीं। जब ये बात औरतों ने आपस में करना शुरू कर दिया तो एक और से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी, और देखते ही देखते खबर पूरे गाँव में आग की तरह फैल जाती है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये महिलाएं किस तरह की बातें कर रही हैं। तभी गाँव के कुछ लोगों ने कहा कि हमने भी कुछ ऐसी बातें सुनी हैं, अब वो बातें सही है नहीं है हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बार इससे पूछना जरूर चाहिए। आखिरकार जो उस लड़के यानी कि लवकेश का पिता होता है, सुरेश चंद तोमर, अपनी बहू के पास पहुंचते हैं। एक आध और रिश्तेदारों के साथ जाकर पूछते हैं कि बेटा आखिरकार उस रात हुआ क्या था, कैसे उसकी मौत हुई थी, कुछ तो बताओ। जब बताने की आती है तभी वो रोना शुरू कर देती है, यानी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार कहाँ से पूछें, कैसे पूछें। तभी गुस्से में एक महिला ने पूछा कि अगर पुलिस आएगी तब पुलिस तुमसे अपने तरीके से बातचीत करेगी और फिर तुम कुछ शांति तो बिल्कुल भी नहीं बरतोगी, तब तो तुम्हें बिल्कुल ही बोलना पड़ेगा। इससे पहले कि पुलिस आए, हम लोग अपने परिवार के घर के लोग हैं, तुम हमें ही सब कुछ बता दो सच सच। तब जब उसने बताना शुरू किया है तब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल इस घर का ही, इस परिवार का ही एक और बालक है जो इसके चाचा ससुर का बेटा है। जो चाचा ससुर हैं उसके धर्मेंद्र, और धर्मेंद्र के ही एक बेटा है जिसका नाम है सुंदर। सुंदर का इस घर में आना जाना इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लवकेश अपने नौकरी करने के लिए गांव से थोड़ा दूर जाता है, शहर में जाता है। और जो शहर जाता है, घर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कहीं बाजार जाना है, कुछ खरीदारी करनी है, कुछ सामान लाना है, तो अक्सर एक आवाज़ लगती है, जाकर सुंदर से बोल देना, सुंदर लेके आ जाएगा। कुछ कहीं जाना होगा तो सुंदर को लेके चले जाना। सुंदर का घर में आना जाना ये लगातार चलता रहता था और न जाने कब सुंदर इतना ज़्यादा करीब आ जाता है, पता ही नहीं चलता। पिछले 4 महीने से सुंदर इतना करीब आ जाता है कि देवर और भाभी के बीच में अनैतिक रिश्ते बन जाते हैं, शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और वो दोनों फोन पर बहुत सारी बातें किया करते थे। सुंदर की माँ ने एक दिन सुंदर से पूछा कि सुंदर तुम इतनी सारी बातें किससे करते हो, कौन है फोन पर दूसरी तरफ। वो कहता है कि माँ तुम तो जब देखो मुझे हमेशा टोकते रहती हो, रोकती रहती हो, मैं अपने दोस्त से बातें कर रहा हूँ। माँ भी नहीं जानती थी ये किसी और से नहीं, यहाँ से 200 कदम की दूरी पर ही जिसकी भाभी रहती है गौरी, ये उसी से बात कर रहा है। आखिरकार जब उस सुंदर को भी बुलाया जाता है और बात पूछी जाती है तब दोनों ने बारी बारी से अपनी अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया। दरअसल 9 फरवरी को चॉकलेट डे था और चॉकलेट डे की वजह से ही वो भाभी अपने देवर को फ़ोन करके कहती है कि आज चॉकलेट डे है, आओ घर पे आ जाओ, चॉकलेट डे मनाते हैं। तुम तो मुझसे बात भी करना पसंद नहीं कर रहे हो। वो कहता है कि मैं अभी आऊँगा, कुछ थोड़ा सा बिजी हूँ, थोड़ा काम कर रहा हूँ। इसी बीच में वो दोबारा फ़ोन करती है। जो दोबारा फ़ोन किया जाता है तो फिर वो आ जाता है। अक्सर जो लवकेश अपने घर आता है, अपने गांव आता है, उसे आते आते थोड़ी रात ज़्यादा हो जाती है और रात ज़्यादा होने की वजह से ही वो उसका फ़ायदा भी उठाती है क्योंकि घर में और कोई रहता नहीं है। ससुर है वो शहर में ही रहता है, बाकी परिवार में जो सदस्य हैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ बहू रहती है और रात को उसका पति लवकेश आ जाता है। ये जो रात थी 9 फरवरी 2026 की रात, इस रात में लवकेश थोड़ा जल्दी आ जाता है। उसे भी नहीं पता था कि घर में कुछ ऐसा है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घर का दरवाज़ा ऐसा है कि उस दरवाजे को खोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें कोई कुंडा ही नहीं है, वो कभी लगता ही नहीं है। जब वो आता है, आने के बाद घर के अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद देखता क्या है, जो उसकी पत्नी है गौरी और जो उसका चचेरा भाई है जिसका नाम सुंदर है, वो दोनों ही आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। और जब उन दोनों को देखता है तो देखने के बाद उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसने कहा मुझे तुम दोनों से बिल्कुल भी कतई उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के अनैतिक रिश्ते में बंध जाओगे। उसने विरोध करने की कोशिश की, इसी बीच में ये समझ ही नहीं पाया कि करें तो क्या करें। तुरंत ही सुंदर ने उसे बहुत ताकत के साथ पकड़ लिया और इसी बीच में उसे ज़मीन पर गिराया जाता है और गिराने के बाद
जो पत्नी होती है वो तकिया उठाती है, तकिया उसके चेहरे पर रख देती है ताकि वो शोर ना मचा सके, ताकि उसकी शोर की आवाज़ दूसरे लोगों तक ना पहुंच सके। और तब तक उसके उस चेहरे पर, उसके मुंह पर ये तकिया रखा जाता है जब तक क्या उसने दम नहीं तोड़ दिया, यानी कि उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। जैसे उसके प्राण निकलते हैं वो उसका शरीर ठंडा हो जाता है। इसके बाद देवर और भाभी दोनों मिलने के बाद ये सोचते हैं कि आखिरकार अब करें तो करें क्या। तब इनके दिमाग में खुरापाती सवाल, एक आंसर आता है कि क्यों ना इसकी लाश को पंखे से लटका दिया जाए। जो पंखे से लटक जाएगी तो अगले दिन हम कोई कहानी सुना सकते हैं, बता सकते हैं। हालांकि ये सब काम करने में रात 11 बजे शुरू करते हैं और सुबह के लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है, उसको पंखे से लटका दिया जाता है। और ऐसे ये सीन बनाया जाता है जैसे कि उसने अपनी खुद की ही जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। आखिरकार सुबह के जब 6:30 बज जाते हैं और घर में पूरी तरह से जो निशान थे, नामो निशान थे, सबूत थे, वो सब मिटा दिए जाते हैं ताकि किसी को भी इस बात का एहसास ना हो। और उस शरीर के जो पंखे से लटका दिया जाता है, तभी 6:30 बजे के आसपास अपने ससुर को फ़ोन करती है और ससुर को फ़ोन करने के साथ साथ इतना शोर मचाती है कि आसपास के घरों के लोग भी वहाँ पर एकत्र हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और जैसे इकट्ठा होते हैं तब भी लोगों ने इस लाश को उतारा। गांव के ही लोगों ने फैसला लिया, जब इसने अपनी जीवन लीला खुद समाप्त की है तो क्यों पुलिस के पास जाना, क्यों पुलिस के पास फ़ोन करना। जब इस तरह की बात होती है तब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है बिना किसी पोस्टमार्टम के। आखिरकार जब पुलिस ने ये बारी पूरी परिवार ने बात सुनी, तभी पुलिस को 112 नंबर पर फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद देवर और भाभी दोनों को हिरासत में लिया जाता है। वहाँ से तकिया भी अपने कब्जे में लिया जाता है और वो साड़ी भी ली जाती है जिस साड़ी से उसको लटकाया गया था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, ये केस कितना टिकेगा कितना नहीं टिकेगा ये तो खैर वकील और जो पुलिस सबूत जुटाएगी, जो चार्जशीट लगाएगी, उसके आधार पर ही साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरह से देवर और भाभी ने मिलकर ये हत्याकांड को अंजाम दिया है, इस हत्याकांड को लेकर रिश्तेदार हों या फिर आसपास के इलाके के लोग हों, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार ये दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जो 3 साल का बेटा है, आखिरकार उसके सर से हमेशा हमेशा के लिए पिता का साया तो उठ ही चुका है और जो माँ है वो सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजारेगी। जबकि उसके दादा जो है वो ये कहते हैं कि अब मैं अपने पोते के ही सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा और मैं अपने पोते को वो सारी खुशियां दूंगा जो मैंने अपने बेटों को दी थी। अब शायद पोते में ही अपना बेटा वो तलाश कर रहे हैं। लेकिन माँ जब जेल जा रही थी और देवर जब जेल जा रहे थे तो दोनों ही बहुत ज़्यादा अफसोस जाहिर कर रहे थे। और इसने मीडिया के सामने ये भी कहा कि इस घर से मुझे कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ना तो किसी ननद से तकलीफ़ हुई, ना सास से, ना ससुर से, ना किसी और सदस्य से, ना पति ने कभी उसे परेशान किया। न जाने ये कैसे, कब, क्यों कत्ल हो गया, वो खुद भी नहीं समझ पा रही है कि आखिरकार करे तो क्या करे। जब वो जेल जा रही थी उसने कहा कि मुझे जो भी किया है उसका जो सज़ा है वो मिलनी ही चाहिए, मैं उसकी असली हकदार भी हूँ। दोस्तों, जाते जाते ये मान्या राजपूत हैं, आज इनका पहला जन्मदिन है। 12 फरवरी को उनका पहला जन्मदिन होता है। साथ ही पूजा और बबलू हैं जो कि बस्ती के रहने वाले हैं, इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। रूपबास बुलंदशहर से मनोज कुमार हैं, कोटा से राम कुमारी शर्मा, दिनेश पाल, रोशनी पाल, रेनू पाल, ये मकंदरपुर से हैं। चिंकी गलास, लवकेश कुमार दिल्ली से, रहमतुल्लाह करमजीत जम्मू से हैं, राकेश साहू, विशाल कुमार निषाद देवरिया से, पुष्पेंद्र शाकिया गासगंज से, मुस्तकीम खान, आर्यन पासवान जनकपुर से, जितेंद्र यादव। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।